सभी विद्यार्थियों, आइए स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल साइंस जोन में, जहां आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th और 10th की साइंस का। और आज क्लास 9th के बायोलॉजी के चैप्टर 5 यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई का हम लोग क्विक रिवीजन सीरीज लेकर आज आपके सामने हैं। सबसे पहला पॉइंट लिया इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का इस चैप्टर में। पहला पॉइंट, व्हाट इज सेल यानी कोशिका क्या है। तो कोशिका सजीव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। दूसरा पॉइंट है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। कब किया? 1665 ईस्वी में। किसकी खोज की? कोशिका की। किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और इसको नाम दिया सेल्यूला, और बाद में यही सेल्यूला कोशिका अर्थात सेल कहा गया। हम पहले हिस्ट्री की बात कर रहे हैं इस समय, तो सब लोग तैयार है ना? बिल्कुल हिस्ट्री जानने के लिए। सेल की हिस्ट्री चल रही है। तीसरा पॉइंट, 1670 ईस्वी में लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने उन्नत सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक कोशिकीय जंतुओं, पादपों तथा जीवाणुओं को देखा। 1710 ईस्वी में विल्सन नामक वैज्ञानिक ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। कब किया? 1710 में। किसने किया? विल्सन ने। 1838 ईस्वी में मैथियास लाइडेन ने पादपों के लिए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसी प्रकार से 1839 ईस्वी में थियोडोर स्वान नामक वैज्ञानिक ने जंतु कोशिकाओं के आधार पर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन हम लोग जो इसमें स्टडी करते हैं, 1838-39 में मैथियास लाइडेन और थियोडोर स्वान नामक वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सातवां पॉइंट लिया आपने, 1932 ईस्वी में नाल एवं रस्का नामक वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। फिर क्या हुआ? फिर तो एक क्रांति आ गई और केंद्रक की जटिलता के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार की व्याख्या हुई। तो केंद्रक की जटिलता के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। नवा पॉइंट महत्वपूर्ण है, प्लूरोनिमोनिया PPLO नामक वायरस सबसे छोटी कोशिका है, जिसका व्यास होता है 0.1 माइक्रोन। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, जिसका व्यास होता है 18 सेंटीमीटर। तो सभी विद्यार्थी एकदम एक्टिव है ना? बिल्कुल क्लास में बिल्कुल एक्टिव रहना जरूरी है और ध्यान से सुनना जरूरी है। एक एक पॉइंट एक एक अंक का है। अगला पॉइंट है, जंतुओं में तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। इसकी लंबाई होती है 1 से 1.5 मीटर तक। इसी प्रकार से पौधों में सबसे बड़ी कोशिका साइकस का अंड यानी ओव्यूल है। कुछ जीवों में जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, एंटमीबा, क्लेमाइडोमोनास, ये सब जो जीव हैं ये एक कोशिकीय होते हैं, अर्थात इनका शरीर एक कोशिका का बना होता है। इसीलिए इन्हें यूनिसेलुलर लिविंग यानी एक कोशिकीय जीव कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, एक कोशिकीय जीव निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जीव है। 4 विकल्प दे दिया, एक छांटना है। अथवा दूसरे प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि
एक कोशिकीय जीवों के 2 उदाहरण दीजिए। तो उसमें से हम 4-5 उदाहरण हमारे पास है, कोई भी 2 उदाहरण दे देंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा और हमको 1 अंक बड़े आराम से मिल सकता है। कोशिका में 2 प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। कोई भी कोशिका होगी उसमें जितने भी कोशिका के अंग हैं उनको कोशिकांग कहते हैं और ये 2 प्रकार के कोशिकांग होते हैं। एक लिविंग जिसको सजीव कोशिकांग कहते हैं, दूसरा नॉन लिविंग जिसको निर्जीव कोशिकांग कहते हैं। सजीव कोशिकांगों में प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक ये 3 होते हैं। बाकी सब निर्जीव कोशिकांग, कोशिका भित्ति, रसधानी यानी रिक्तिकाएं और ग्रैन्यूल्स यानी कणिकाएं ये सब निर्जीव कोशिकांग होते हैं। इन सब में से जो कोशिका भित्ति है सेल वॉल होती है और रिक्तिकाएं ये दोनों केवल पौधों में पाई जाती हैं, जंतुओं में ये दोनों नहीं पाई जाती हैं। पौधों में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। मैंने अभी बताया आपको कि कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक प्रकार का जटिल पदार्थ है। यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। कौन? कोशिका भित्ति। ठीक बात। अगला पॉइंट हमारा है कोशिका का संपूर्ण जीवित पदार्थ वो क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है। इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। हक्सले नाम के वैज्ञानिक ने तो साफ साफ कह दिया कि जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य क्या है? जीवन का भौतिक आधार है, अर्थात जीव द्रव्य नहीं तो जीवन नहीं। अब ये जीव द्रव्य किससे बना होता है? जीव द्रव्य लगभग 30 तत्वों से मिलकर बना होता है, यानी 30 तत्वों का एक जटिल मिश्रण है। इसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये प्रमुख तत्व हैं। साथ ही इन तत्वों में तत्वों के अतिरिक्त 90% जल, जितने भी तत्व हैं इनमें 90% जल होता है, 1% लिपिड्स होते हैं, 7% प्रोटीन होता है, 2% कार्बोहाइड्रेट होता है, 1% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं और 0.7% आरएनए तथा 0.4% डीएनए पाया जाता है। इस प्रकार से आरएनए डीएनए का कुल परसेंटेज 1.1% होता है। बार बार बात आती है रिक्तिका की। तो रिक्तिकाएं क्या हैं? रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली एक अनिवार्य कोशिकांग हैं। क्या करती हैं ये इनका कार्य है जल, भोजन व उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण करना। इसमें घुले रंगीन पदार्थ पुष्पों को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं, यानी रिक्तिकाओं में ही कुछ रंगीन पदार्थ घुले होते हैं जो पुष्पों को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। इस प्रकार से रिक्तिकाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। अगला पॉइंट हमारा है अंतःप्रद्रव्यी जालिका। बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी खोज के.आर. पोर्टर ने सन 1945 ईस्वी में की थी। 2 प्रकार की होती है, चिकनी सतह वाली और खुरदुरी सतह वाली या रूक्ष सतह वाली। जो चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका है यह विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी अगर किसी प्रकार से हम कोई ऐसा पदार्थ खा लिए हैं जिसमें थोड़ा बहुत विष की मात्रा है तो उसका निराविषीकरण करने का कार्य कौन करता है? चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका करती है। साथ ही ग्लाइकोजन संग्रह में यकृत की सहायता भी करती है।
माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक बहुत महत्वपूर्ण कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम डिक्टियोसोम भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान नाम के वैज्ञानिक ने सन 1892 में 1892 में की थी। इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस का कितना महत्व है आप सब जानते हैं। इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि शरीर को जो भी जीवन जीने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है, हमारे शरीर को कार्य करना पड़ता है, उस कार्य के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तो शरीर के कोशिकाओं को यह ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। गाल्जी काय एक महत्वपूर्ण अंग है, इसमें थोड़ा सा गलती हुई है, गाजी काय हो गया है, गाल्जी काय होगा। गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने सन 1898 में की थी। गाल्जी काय यानी डिक्टियोसोम एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। अभी मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के लिए डिक्टियोसोम प्रयोग किया था, थोड़ा सा वहां भूल हुई है। गाल्जी काय या डिक्टियोसोम, गाल्जी काय को डिक्टियोसोम कहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। गाल्जी काय या डिक्टियोसोम एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो कोशिकीय पदार्थों जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड्स एवं स्टीरॉल्स का श्रावण करती है और साथ साथ उसका संचयन माने स्टोरेज भी करती है। लवक यह भी कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसकी खोज हैकल नामक वैज्ञानिक ने सन 1865 में की थी। ये 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट और अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। कभी कभी प्रश्न आता है परीक्षा में, हरे टमाटर लाल हो जाते हैं क्यों? तो उसमें हरित लवक वर्णी लवक में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा उत्तर लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। सभी एक्टिव है ना? तो अच्छा लग रहा है विद्यार्थियों। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। राइबोसोम बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। राइबोसोम की खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने सन 1905 यानी 1905 में की थी। आरएनए एवं प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इन्हें राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कण भी कहते हैं। यानी क्या करता है ये राइबोसोम? क्या काम करता है? ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है आरएनए की उपस्थिति में, इसलिए इसको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कण भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण अंग लाइसोसोम है। लाइसोसोम्स क्या काम करता है? लाइसोसोम की खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 में की थी। डी के बाद गोली रहेगा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 में की थी। इन्हें कोशिका का आत्महत्या का थैला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि यह मृत तथा बीमार कोशिकाओं को स्वलयन यानी स्वयं नष्ट कर देते हैं। जितनी मृत कोशिकाएं होती हैं, जितनी बीमार कोशिकाएं होती हैं, उनके लाइसोसोम जब फटते हैं तो उन कोशिकाओं को पूरा गला जाते हैं। क्यों गला देते हैं? क्योंकि इनके अंदर विशेष प्रकार की रसायन पाई जाती है जो उस कोशिका को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसीलिए इनको आत्महत्या का थैला कहते हैं। तारक काय यह भी कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है जो जंतु कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण कोशिकांग जो कोशिका विभाजन में तर्क का निर्माण करता है, स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करता है। केंद्रक कोशिका का ब्रेन, जैसे हमारे ब्रेन होती है वैसे कोशिका का ब्रेन है। पूरे कोशिका के कार्यों का नियंत्रण
केंद्रक करता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सन 1831 ईस्वी में 1831 में की थी। केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम कहा जाता है, क्योंकि केंद्रक ही कोशिका के अंदर होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जैविक क्रियाएं क्या हैं? जीवित रहने के लिए जो भी शरीर के अंदर क्रियाएं होती हैं, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जो भी क्रियाएं होती हैं, सब जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। गुणसूत्र, क्रोमोसोम न रहे तो नए जीव का निर्माण ना हो। गुणसूत्र की खोज ई स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने सन 1875 ईस्वी में किया था। वाल्डेयर नाम के वैज्ञानिक हुए जिन्होंने 1889 में इन्हें क्रोमोसोम नाम दिया। क्रोमोसोम को हिंदी में रंगीन काय कहते हैं। दरअसल क्रोमोसोम इंग्लिश वर्ड है। ये केंद्रक में पाए जाते हैं और आनुवंशिक लक्षणों के वाहक यानी डीएनए के अंदर जीन होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इनको जीन कहते हैं, को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब डीएनए तो हमने समझ लिया। डीएनए के बाद डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। कभी कभी जीन की परिभाषा आ जाती है, जीन क्या है? तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? प्रश्न आ गया। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं भाई? डीएनए तथा प्रोटीन के। सभी एक्टिव रहिए, सो न जाइएगा भाई, छोड़कर भागिएगा नहीं, आ जाइए लाइन पर। अगर इधर उधर गए हैं तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आने वाला है। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए एक आवश्यक कोशिकांग है। यानी हरित लवक नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। अच्छा लग रहा है ना भैया? तो इस प्रकार से आज इस चैप्टर का हमने रिवीजन किया है और एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिया है। आज आपका क्विक रिवीजन सीरीज तैयार हो चुका है। तो हम आगे भी इस चैप्टर में एक खंड और बनेगा और उसको जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी बताएं जिससे वो भी उसका लाभ उठा पाएं, और साथ ही साथ आने वाले हमारे जो अगला टॉपिक हमारा है उसके लिए भी आप सभी तैयार रहें।